आज बड़े गौरव का दिन है, बड़े गर्व का दिन है क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे नन्हे नौनिहाल यानी कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। और हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की बात करें और मध्य प्रदेश के दिल इंदौर की बात करें तो इंदौर भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और इंदौर जिला प्रशासन की निगरानी में आज स्कूलों सहित तमाम 1000 केंद्रों पर जो है बच्चों के वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज़ हुआ है। किस तरह से इसकी नींव रखी गई और आने वाले कल में कोविड की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं, तमाम मसलों पर बात करेंगे और इंदौर जिले के प्रशासनिक मुखिया डीएम श्री मनीष सिंह जी के दिल की बात जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि कोरोना की इस तीसरी लहर की चुनौतियों के बीच में आपने समय निकाला और एमपी न्यूज़ के दर्शकों से आप रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले सर, आज बहुत ऐसा दिन है जब बच्चों के लिए एक बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा था कि कब वैक्सीनेशन उनका शुरू होगा। आज शुरू हुआ, 1000 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए। किस तरह से देखते हैं सर आप इसे और इंदौर में इसकी कैसी अग्रणी भूमिका आपको दिखाई दी? 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। जो भी एक क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होंगे या जो भी टेस्ट हुए होंगे उस पर आईसीएमआर ने डायरेक्शंस दिए थे। स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार से आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस भी आए थे। आज लगभग पहले चरण था, आज पहला दिन था। कल से लगभग जो भी 1000 स्कूल से आइडेंटिफाई किए गए हैं 900 से 1000 के बीच में, सभी केंद्रों में कल परसों तक में एक टीम वैक्सीनेशन की बैठ जाएगी जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का वैक्सीनेशन कराएगी। जिला शिक्षा अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। जितने भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, बीआरसी हैं, डीपीसी हैं, ये सब लोग और संकुल प्राचार्य हैं, विभिन्न जो स्कूल से जहाँ केंद्र बनाए जा रहे हैं वहाँ के प्राचार्य हैं, बच्चों से 1-to-1 कोऑर्डिनेट करके, उनके पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करके और बच्चों का वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ हुआ है। आज मेरे ख्याल से 40 से 42 हज़ार करीब फिगर होना चाहिए। टोटल जो अभी एनरोल्ड बच्चे पाए गए हैं 1000 के लगभग स्कूल्स में, लगभग 2 लाख करीब संख्या है उनकी। और इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब बस्तियों में विशेष तौर पे होंगे जो एनरोल्ड नहीं होंगे क्योंकि 9वीं से 12वीं के बीच में है। कई जगह बच्चे 5वीं के बाद नहीं भी रहते हैं, पर वो संख्या लगभग 15-20% करीब होगी। उसके लिए हम लोग पहले आंगनबाड़ी पे भी कुछ दिनों के बाद शुरू करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र जो गरीब बस्तियों में ही रहती है वहाँ पर भी ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके और उनका भी टीकाकरण हम लोग कराएंगे। तो आज से अच्छा शुरू हुआ है, उत्साह दिखा है बच्चों में, पेरेंट्स में उत्साह दिखा है और आज से एक अच्छा प्रारंभ हुआ है इसमें। बहुत खुशी की बात है कि बच्चों ने भी उत्साह दिखाया, स्कूलों के बाहर कतारें लगी और एक उत्साह का जो वातावरण है, इंदौर की जैसी तासीर है हर क्षेत्र में नंबर 1 आना हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, पहला डोज हो, दूसरा डोज हो और अब बच्चों की बारी आ गई। तो ऐसे में बहुत खुशी की बात है। और सर, हम चाहेंगे कि किस तरह से आप अपील भी करें तमाम अभिभावकों को, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ अभिभावक मन में उनके जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, वैक्सीन जब उनके बच्चे को लगे तो किस तरह से आप एक निडरता का वातावरण निर्मित? मैं सभी हमारे जो इंदौर जिले के अभिभावकों को, पेरेंट्स जितने भी हैं बच्चों के जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि जब ये वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था पिछले वर्ष, तब शुरुआत में भी थोड़ा लोगों में झिझक थी कि वैक्सीनेशन के बाद क्या होगा। पर आज जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं, डबल डोज वैक्सीनेशन जिनको लग चुकी है और आज जो ओमिक्रॉन वायरस एक थर्ड वेव के रूप में आ रहा है शहरों में, उसमें जिनको 2 डोज लग चुकी हैं, चाहे वो उनको ओमिक्रॉन से इफेक्ट हो रहे हों लोग, कुछ लोग अभी भी डेल्टा वायरस से पुराना उससे इफेक्ट हो रहे हैं, पर वैक्सीनेशन की वजह से बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लोगों को मिला हुआ है। अधिकांश लोग एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं उनको या उनका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वैक्सीनेशन के वो बहुत ही लाभप्रद हैं। और वैक्सीनेशन होने का मतलब ये रहता है कि वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा और किसी मॉर्टेलिटी से बचाएगा वो। तो ये सब देखते हुए बच्चों का लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ये एक्सपर्ट्स ने निर्णय लिया है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन लग सकती हैं तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। बस स्कूल्स में सुविधाएं दी गई हैं बच्चों के लिए, आप लोग बच्चे भी जा सकते हैं, पेरेंट्स भी साथ में जा सकते हैं। और कोवैक्सीन जो लगाई जा रही है इसलिए लगाई जा रही है कि 28 दिन के बाद उसका सेकंड डोज रिपीट हो जाएगा ताकि ये वेव का जो चल रहा है जल्दी उनको सेकंड डोज बच्चों को लग जाएगी, तो एक सुरक्षा कवच उनको बन जाएगा। तो ये सभी को लगाना चाहिए। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के पेरेंट्स को भी चिंता करके अपने बच्चों को लगवाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, आप भी जागरूक बने और आगे समाज में ऐसी जागृति को फैलाएं, ऐसी उम्मीदें और ऐसी अपील जो है इंदौर जिला प्रशासन भी करता है। सर, आगे बढ़ते हैं। आज हमने देखा कि इंदौर में एक नया नारा बुलंद हुआ, हर इंदौरी होगा अब झोलाधारी। किस तरह से ये कॉन्सेप्ट से तैयार किया और जब आज हमने देखा मीडिया के कैमरों ने भी इस बात को रिकॉर्ड किया कि आप खुद ही दर्जी बन गए,
टेलर बन के आपने एक झोले को तैयार किया और जब वो झोला समाज में धीरे धीरे अब कहा जा रहा है कि संप्रेषित होकर हर इंदौरी के पास होगा, सर इसका मूल भाव क्या है और आपको लगता है ये जो संरचना आपने तैयार की है इससे आने वाला कल इंदौर पूरे भारत देश में एक अनुपम संदेश भी देगा? स्वच्छता के बाद जो है हम झोला जो है लेकर के निकलेंगे जब, तो एक स्वच्छता के साथ एक साफ सोच का, साफ इरादे का भी जो है हम संदेश संप्रेषित कर पाएंगे। नगर निगम द्वारा जो ये मैं हूँ झोलाधारी इंदौर जो ये कंसेप्ट पे एक चलाया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छा अभियान है ये और निरंतर चल रहा है ये। इसका मूल भाव जो है वो पॉलीथीन मुक्त इंदौर बनाना है। इसके पीछे सोच ये है कि अब केंद्र सरकार ने 75 माइक्रोन से जो पतली जितनी भी पॉलीथीन है उसको बैन कर दिया है। पहले 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन को बैन किया गया था, अब 75 माइक्रोन हो गया है। उसमें जो पतली पॉलीथीन रहती है ये कई बार रिसाइकिल होकर बनती है। ये जो आज अगर आप देख रहे हैं कि जो हाट बाज़ार में या किराने की दुकानों में या दूध ले जाते हैं लोग पॉलीथीन में या चाय ले जाते हैं पॉलीथीन में, ये सब वो पतली पॉलीथीन है जो 2-2, 3-3 बार रिसाइकिल्ड होकर पॉलीथीन बनाई गई है। जब पॉलीथीन की बार बार रिसाइकलिंग होती है तो उस पॉलीथीन के चारों तरफ एक ऐसा जहरीला पदार्थ चिपका रहता है उसमें जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, मतलब कैंसरस रहता है वो। और उसमें अगर आप सब्जी रख कर के ले जाएंगे, उसमें अनाज रख के ले जाएंगे, उसमें दूध का परिवहन अगर होगा या उसमें चाय की, जैसे कई जगह चाय पॉलीथीन में पैक करके दे देते हैं चाय वाले और बाद में जाके फिर वो कप में डाली जाती है, उसमें चाय में मिक्स हो जाता है वो कार्सिनोजेनिक जो उसमें एक केमिकल्स रहते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, ये बहुत ही जहरीले हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। कैंसर जैसी एक ख़तरनाक बीमारियाँ इससे होती हैं। तो इस तरह के पॉलीथीन से बचना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता निर्दोष रहती है। तो मैं हूँ झोलाधारी इंदौर का मतलब ही ये है कि एक पॉलीथीन मुक्त इंदौर के जो अभियान है उसका एक पार्ट है ये। और इसमें नगर निगम जो बड़े डीलर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ये प्रतिबंधित पॉलीथीन लाके यहाँ बेचते हैं, उन पर भी कार्रवाई करता रहता है समय समय पर अगर जनता में जागरूकता आएगी कि मैं झोला लेके चलें, हमें सब्जी खरीदनी है, अनाज खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, हम झोले का उपयोग करें, पॉलीथीन का उपयोग न करें, तो एक तो सप्लाई साइड में नगर निगम डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स पे कार्रवाई कर रहा है, किंतु पब्लिक से अगर डिमांड साइड में कमी आएगी तो नेचुरल वे में ये शहर जो है वो पॉलीथीन मुक्त होगा। तो डिमांड साइड को कम करने के लिए लोगों को मोटिवेट ये कर रहा है नगर निगम इंदौर कि मैं हूँ झोलाधारी इंदौर, मतलब मैं झोला लेके चलूँ और उसमें सामान लूँ, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगा मैं। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ नगर निगम की टीम को और सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों को भी बधाई देता हूँ जो सब इस सब कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जनता को आह्वान करते हैं। जैसे आज भी माननीय सांसद जी गए थे, हाडिया जी हमारे गए थे, हमारे MIC मेंबर दिलीप शर्मा जी थे, सुधीर जड़गे जी थे, अजय नरुका जी थे। तो जो हमारे पूर्व के हमारे जो प्रतिनिधिगण थे इसके नगर निगम के, वो भी उपस्थित थे, वर्तमान सांसद जी और विधायक जी भी उपस्थित थे। तो जनप्रतिनिधिगण भी जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जनता से कनेक्ट चूँकि जनप्रतिनिधिगणों का रहता है, तो उससे एक जागरूकता की एक लहर सी अगर चल जाती है ये, तो अपने आप डिमांड साइड कम होगा, तो अपने आप जो सप्लाई साइड हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं पर कभी कभी उसे चोरी छुपे आ जाता है, वो अपने आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा फिर। सर आज हमने देखा कि जनप्रतिनिधियों के साथ आप भी सिलाई मशीन पर हाथ आजमा रहे थे, किस तरह से उस एक्सपीरियंस को उस पूरे कार्यक्रम का एक पार्ट था एक्चुअली। वहाँ बहुत सारे सिलाई मशीन पे एक तरह बेसिकली वो भी एक जागरूकता का एक पार्ट था कि बहुत सारी महिलाएं झोला बना रही थी और जब कार्यक्रम हो गया तो उस समय जितने लोग भी मंच पे थे सभी से अपेक्षा की थी नगर निगम ने कि वो लोग भी जाएं और सिलाई करें झोला का। तो ये भी जागरूकता का बेसिकली पार्ट था। तो हम लोग जो बैठे थे वहाँ पर कि झोला सिल रहे हैं हम लोग, वो भी एक शहर में सांसद जी ने झोला सिला, हमारे संभागीय कमिश्नर साहब पवन शर्मा जी उन्होंने सिलाई मशीन में बैठे, अन्य जनप्रतिनिधिगण भी बैठे इसमें। तो एक संदेश था, झोला उपयोग करें और पॉलीथीन से दूर हों हम जो है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं और उसी सपने को साकार करने की दिशा में मुझे लगता है इंदौर का ये जो बड़ा महाअभियान है, इंदौरी बनेगा झोलाधारी, ये ज़रूर एक भारत में अलग तरह की अलग जगह कर रहेगा। सर आगे बढ़ते हैं। इंदौर सर स्मार्ट सिटी की कैटेगरी का सबसे मुझे लगता है कि अव्वल दर्जे का शहर माना जाता है। हम शिखर पर विराजमान हैं। हर बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे BRTS की बात करें, यहाँ स्मार्ट सिटी के प्रारूप की बात करें, स्वच्छता के आइडियल मॉडल की बात करें, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी कह चुके हैं कि इंदौर में एक ऐसी ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए जो कि अन्य जिलों को भी यहाँ से सीखने का अवसर मिले कि किस तरह से हमने स्वच्छता को अपने स्वभाव में उतारा है, आत्मसात किया है। आप क्या मानते हैं सर व्यक्तिगत तौर पर
क्या इंदौर अब ऐसे आइडियल पोजीशन पर है कि हम स्वच्छता का मॉडल पूरे देश में प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे ख्याल से यहाँ की जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार का एक स्वच्छता को स्वरूप दिया है और जिस प्रकार की आदतें लोगों में आई है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है, तो डेफिनेटली ये न केवल इस लार्ज स्केल पर जागरूकता जो आई है, ये विदेशों के शहरों में भी देखने को नहीं मिलती है। अगर बहुत सारे जो हमारे इंदौर के निवासी हैं वो जब विदेश से आते हैं शहरों से, उनका फीडबैक ये आता है कि मैनहट्टन में भी उनको गंदगी देखने को मिली, किसी का फीडबैक ये आता है कि लंदन की गलियों में गंदगी देखने को मिली। तो ऐसे इस तरह के फीडबैक आते हैं। तो यहाँ के शहर डेफिनेटली इस तरह का एक स्वरूप आया है जो रोल मॉडल बना है पूरे देश के लिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो एक कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्थान के बारे में सोचा था उन्होंने, और उसको लेके केंद्र सरकार में बात हुई थी। फिर माननीय सांसद जी हमारे वहाँ शहरी विकास मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से ही मिले थे, केंद्रीय मंत्री जी से, वो वहाँ के सचिव महोदय से ही मिले थे। और फिर एक प्रोसेस चली इसमें। सेक्रेटरी साहब DS मिश्रा साहब जो अर्बन के उस तत्कालीन सेक्रेटरी थे, वो रिसेंटली अभी 7-8 महीने पहले इंदौर आए थे। तो IIM के डायरेक्टर साहब के साथ उनकी बैठक हुई थी और एक IIM डायरेक्टर ने एक पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजा है जिसमें कि अलग अलग पीरियड के कोर्सेज चलेंगे स्वच्छता को लेकर के। उसमें फील्ड विजिट्स इंदौर नगर निगम उसको ऑर्गेनाइज करेगा पूरा, जो उसके अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रही हैं या ट्रांसफर स्टेशन चल रहे हैं या डोर टू डोर कलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो पूरा प्रैक्टिकल जो उसकी ट्रेनिंग रहेगी वो नगर निगम उसमें इंश्योर करेगा। स्पीकर्स नगर निगम इंदौर से काफ़ी रह सकते हैं उसमें, वो भी जाएंगे। तो पूरा एक मॉडल बना के केंद्र सरकार को भेजा गया है और अगर केंद्र सरकार से स्वीकृति होती है तो मेरे ख्याल से IIM इंदौर में इस प्रकार का एक ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ होगा जिसमें कि देश के सभी नगरीय निकायों से न केवल शासकीय कर्मचारी अधिकारी और बल्कि जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी अपने अलग अलग कोर्सेज में भाग लेने आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी खुशखबरी है और आने वाले कल में कहा जा सकता है कि जैसे कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ सकारात्मकता है और सकारात्मकता जहाँ है वहाँ आशा है, और उसी आशा की जो किरण है वो इंदौर IIM से शुरू हो सकती है और इंदौर पूरे भारत देश में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए अपनी महती भूमिका को आगे निभा सकता है। सर आगे बढ़ते हैं। मेट्रो की रफ्तार पर सर थोड़ी बात करने की इच्छा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी, भूमि पूजन भी हुआ। आपको लगता है कि अब भी कुछ कमियां हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट के जो तमाम अवरोध हैं अब वो दूर तो कर लिए गए हैं, लेकिन जो काम की गति है अभी उसमें मुझे लगता है कि एक और गियर बदलने की आवश्यकता है? क्या आप भी व्यक्तिगत तौर पर महसूस करते हैं, क्योंकि चेयरमैन आप ही कहे जाएंगे सर इंदौर मेट्रो के लिए जो प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं उस पर मॉनिटरिंग के लिए? डायरेक्टली इंदौर मेट्रो की या मेट्रो के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग का डायरेक्टली तो हमको अधिकार नहीं, पर एक समिति जरूर शासन ने बनाई हुई है जिसमें कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया है। इसके कार्यों में जो भी समस्याएं आती हैं दूर करने के लिए, बाधाएं दूर करने के लिए, जो लैंड संबंधी बाधाएं थी वो तो लगभग सभी दूर हो चुकी हैं इनकी। जहां इनको मेट्रो स्टेशन बनाने थे ज़मीन नहीं मिल रही थी वो दिलवा दी है। सब स्टेशन बनाने के इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं इनके, डिपो बनाने का इशू रिजॉल्व हो गया है इनका। तो बहुत सारे इश्यूज़ थे इनके जो रिजॉल्व हो गए हैं। इन्होंने बिडिंग की है अलग अलग पैकेजेस में, उन बिडिंग में कॉन्ट्रैक्टर्स इनके आने वाले हैं, वो जब मोबिलाइज होंगे तो मेरे ख्याल से इस गति आएगी थोड़ा, क्योंकि आगे MR10 में बापट के आगे तक का तो सेक्शन उनका पूरा चल रहा है काम, पर वहाँ से लेके सुपर कॉरिडोर तक, एयरपोर्ट तक का पैकेज का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। वो जब मोबिलाइज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर तो उसमें गति आएगी। आगे के सेक्शंस के भी पैकेजेस अभी बंगाली चौराहे तरफ के भी अभी इनके प्रोसेस में हैं अभी, क्योंकि ये लाइन जो है ये पलासिया चौराहा होते हुए और स्ट्रेट जाएगी MG रोड होते हुए बड़ा गणपति तरफ। इसमें भी कई जगह अभी इनको फाइनल प्लानिंग करनी है अभी। तो इश्यूज़ हैं अभी कुछ, लगभग 50-60% इश्यूज़ तो कॉरिडोर के इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं। उन्होंने कहा शहर के अंदर आएंगे लोग तो इनको काफ़ी वर्किंग है। इनिशियल प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा था तो उसमें जो इनका अलाइनमेंट था ख़ास तौर पे राजवाड़ा की तरफ का, उसमें हम लोगों ने चेंज प्रस्तावित किया है उसमें, कि जिस तरफ से लोग ले जा रहे थे वो रास्ता फिजिबल नहीं था, उसमें ट्रैफिक इनको नहीं मिलता उनको, और अब उसमें चेंज करके लोग फिर से लाएंगे तो हम लोग फाइनल कराएंगे। पर इसमें वर्किंग पूरा जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के टीम है वो पूरा भोपाल में जो मेनली टीम है वहाँ के अधिकारी पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। कंसल्टेंट्स की टीम इंदौर में है, वो काम करते हैं उसमें, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में गति थोड़ा बढ़ेगी, क्योंकि बात सही है कि इंदौर में एक जनरल परसेप्शन ये है कि मेट्रो का रेल थोड़ा धीरे चल रहा है काम जो है, इंदौर भोपाल का थोड़ा फास्ट चल रहा है। मुझे लगता है अब धीरे धीरे गति आएगी उसमें। चलिए बड़ी बात है, कछुआ चाल अब खत्म होगी और एक रफ्तार जो है इंदौर के
मेट्रो प्रोजेक्ट को मिलने वाली है, ऐसा कुछ कहना है इंदौर जिले के प्रशासनिक कप्तान श्री मनीष सिंह जी का। सर, जिला प्रशासन की हमने कई सालों में बहुत अलग अलग भूमिकाएं देखी हैं, लेकिन इन दिनों सर हम एक ऐसा संवेदनशील पहलू भी देख रहे हैं और उसे अनुभव भी कर रहे हैं। उसकी अनुभूति मुझे लगता है समाज के हर वर्ग को भी हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा सर कि कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी बेटियां जिन्होंने आपके समक्ष आकर गुहार लगाई। एक के पिता जो है कैंसर से पीड़ित थे और उनके मकान पर किराएदार ने कब्जा कर लिया। एक और ऐसा ही प्रकरण सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग दंपत्ति को जो है आपने इंसाफ दिलवाया और उनके अधिकार का मकान जो कि किराएदार ना तो किराया चुका रहा था, ना उनके साथ इंसाफ कर रहा था, उसमें आपने महती भूमिका निभाई। कैसे सर ये प्रकरण आपके संज्ञान में आए और कब आपको लगा कि अब आपको यहाँ पर जो है प्रशासनिक मुखिया और कलेक्टर होने के नाते एक ये धर्म निभाना ज़रूरी है, इंसानियत का धर्म जिसे कहा जाता है? देखिए, मकान मालिक किराएदार के जो विवाद चलते हैं बड़े बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ये संभव जो नियम बने हुए हैं वो मकान मालिक को तत्काल रिलीफ नहीं देते हैं। गलत भी है ये, क्योंकि अगर मकान मालिक ने किसी किराए पे दिया है तो कुछ विश्वास पे दिए देते हैं वो, और विश्वास टूटता है और किराएदार ना पैसा दे ना उसके बाद मकान खाली करे, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक पजल हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। एसडीएम्स को ये अधिकार है बेदखली अधिनियम में, और वृद्ध माता पिता वृद्ध पोषण एक नियम अलग से बना हुआ है वृद्धों को लेकर के, उसमें अधिकार है जिसमें इनका जो अर्निंग है, जिनका डे टू डे लाइवलीहुड है, वो इस तरह के मकानों पे टिकी हुई है। अगर कि मकान आवश्यक है उनके रहने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनके दैनंदिनी खर्चों को मीट आउट करने के लिए किराए के आधार पर, ऐसी स्थिति में हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। बेदखली अधिनियम में न केवल वृद्धों के लिए है बल्कि विधवा महिलाओं को रिलीफ देने का है, उसमें रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिलीफ देने का है, आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो हैं उनके अगर मकानों पे कब्जा अवैध रूप से हो जाता है उसको रिलीफ देने का है। तो इस तरह का रिलीफ देने के प्रोविजंस अलग से आउट ऑफ वे मिले हुए हैं एसडीएम्स को। उन अधिकारों को प्रयोग करके हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी ऐसे परेशान बुजुर्ग हैं जो जिनकी संपत्ति कई लोगों ने हड़पी है, पहली प्राथमिकता में ऐसी संपत्तियों को हम लोग खाली करा रहे हैं जिसमें कि सामने वाले लोग बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, कि उनके संपर्क हैं समाज में, और चूँकि एक वृद्ध आदमी है या बुजुर्ग है, वो कमज़ोर है, असहाय है, उसके बच्चे, कुछ एक केसेस ऐसे भी थे जिसमें कि बच्चे बाहर रह रहे हैं या इंदौर में नहीं है, देश के बाहर रह रहे हैं या मध्य प्रदेश या इंदौर के बाहर कहीं रह रहे हैं बच्चे। ऐसे में कुछ केसेस अभी चल भी रहे हैं इस तरह के, जिसमें कि सुनवाई की प्रोसीजर पूरी फॉलो होती है, उसके बाद फिर एसडीएम के ऑर्डर्स होते हैं। तो ऐसे जो भी केस होंगे इसमें एसडीएम को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो रिलीफ दें इसमें, और जो भी न्यायालयीन कार्रवाई है उसमें दोनों पक्ष सुन करके, और उसमें मेन मुख्य मुद्दा यही देखना होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसका स्वामित्व का है कि नहीं है, वो उसमें कोई विवाद तो नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी आए जिसमें कि पारिवारिक विवाद था, उसमें हम लोग नहीं पड़े, उसमें पारिवारिक डिस्प्यूट जहाँ था उसमें यथासंभव अवॉइड किया उसको, कि वहाँ पर हम लोग उसको फोर्सिबली कुछ करें। पर जहाँ ऐसे थे कि अननोन व्यक्ति ने किराए पे लिया हुआ है, वो व्यक्ति बुजुर्गों का एक असहायपन का फ़ायदा उठा करके और किराया भी नहीं दे रहा है और मकान भी खाली नहीं करा रहा है, ऐसे लोगों पे सख्ती की हम लोगों ने, और ऐसी सख्ती अभी आगे भी जारी रहेगी, केसेस और भी आएंगे। चलिए, बड़ी बात है सर। ऐसे कितने प्रकरण अब तक जिनका समाधान आपने दिया, क्योंकि दो कहानियां तो मीडिया ने समाज तक पहुंचाई, देश तक पहुंचाई, जो हमने देखी एक कैंसर, मेरे ख्याल से 4 या 5 केसेस हम लोगों ने किया होगा, पर इसकी आड़ में बहुत सारे केसेस जो हमको मालूम पड़े हैं, वो जो बॉर्डर लाइन केसेस थे वो सिरोज भी गए बगैर हम लोग इंटरवीन हुए, केवल इसलिए कि हम शिकायत करेंगे, शिकायत होगी यहाँ पर, और उसके आधार पे बुजुर्गों को न्याय मिला। और लगभग 4-5 केसेस अभी और चल रहे हैं इस प्रकार के। तो जो भी ऐसे केसेस हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं, जिसमें लगता है उसको केस रजिस्टर करके हम लोग की कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। बड़ी बात है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भयहीन प्रीत नहीं होती, और शायद यही भय जो है प्रशासन ने दिखाया, तो जो तमाम ऐसे बाहुबली कब्जेधारी थे अब वो जो हैं अपनी सही जगहों पर हैं, और ऐसे कई बुजुर्ग दंपतियों को जो है इंदौर जिला प्रशासन की पहल से जो है एक बड़ा इंसाफ, एक बड़ी राहत मिली है। सर, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि नदियों के शुद्धिकरण को लेकर आपका हमेशा से संकल्प रहा है। इंदौर की प्राचीन कान्ह नदी की चाहे हम बात कर लें, और वर्तमान में जब हम स्वच्छता के इतने बड़े शिखर पर विराजमान हैं, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, खासतौर पर सांवेर हुआ, पीथमपुर का से जुड़ा जो इलाका है, जो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, देखने में आया कि नदियों में गंदा पानी जा रहा था। वायु प्रदूषण पर नकेल तो कसना ही है, लेकिन जल प्रदूषण भी हो रहा था। सर, इसको लेकर आपने कैसे एक एक्शन प्लान बनाया, और आपकी कड़क कार्रवाई के बाद आपको लगता है कि अब धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है? इसमें जो पॉल्यूशन यहाँ पर कान्ह नदी के पानी में हो रहा था, जहाँ तक 2 तरह के पॉल्यूशन थे पहले इसमें, आज से अगर 2-2.5 साल पहले की बात करें,
एक तो जो सीवेज का वाटर था जो बिना ट्रीटमेंट के कान नदी में बहता हुआ शिप्रा नदी में मिल रहा था, एक वो था। और दूसरा जो था वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन था, जो बहुत ज़्यादा संख्या में, अभी हम लोगों ने जब वर्किंग करना शुरू की तो ये पाया कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी जा रहा है। नगर निगम ने जो पिछले 1.5 साल में 2 साल में मेहनत की, कुछ कार्य पिछले 4-5 सालों में के अंदर में हुए, क्योंकि वाटर प्लस जो हुआ है ये लगातार कार्य करने का नतीजा है कि 1.5 साल में इंटेंसिव वर्क करके नगर निगम ने सारे को जोड़ करके नेटवर्क को और वाटर प्लस हासिल किया। इसमें सीवेज सिस्टम को पूरा जोड़ करके ट्रीटमेंट प्लांट तक नगर निगम लाया और वहाँ से ट्रीटमेंट के उपरांत ही पानी जा रहा है वाटर बॉडी में। तो सीवेज जो जा रहा है 360 mld करीब है, वो लगभग आप मान के चलें कि पूरा ही ट्रीट होके जा रहा है। अगर कुछ पेरिफेरल एरिया में, कुछ जो पंचायत एरिया में आते हैं, वहाँ कुछ कॉलोनीज ऐसी हो सकती हैं जिनका कि सीवेज मिक्स हो रहा हो जा करके, पर 360 mld जब ट्रीट होके जाता है उसमें डाइल्यूशन तो हो जाता है उस सीवेज का। दूसरा, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 12 से 15 किलोमीटर में ही वो ऑक्सीडेशन के माध्यम से BOD COD लेवल परमिसिबल लिमिट में आ जाता है इनका। तो मुख्य मुद्दा जो था वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का था, जो इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन हो रहा है। जब इसमें हम लोगों ने वर्किंग शुरू की तो काफ़ी ज़्यादा पाया गया कि इसमें अवेयरनेस की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है इंडस्ट्रियलिस्ट में। हाँ, मॉनिटरिंग की कमी भी हो सकती है। पॉल्यूशन बोर्ड के पार्ट पे कुछ तो त्रुटियाँ रही हैं इसको लेके। इंडस्ट्रीज़ के लोगों में कुछ मामलों को लेके थोड़ा दुखी भी थे, थोड़ा आक्रोश भी था उनमें। तो पॉल्यूशन बोर्ड ने सब चीज़ें, वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी हैं पूरी, और जो भी तकलीफ़ें थी पॉल्यूशन बोर्ड से, वहाँ के अधिकारियों ने उसको स्वीकार करते हुए और आगे उसको जो भी फैसिलिटेट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को, वो पूरा कर रहे हैं। कुछ इश्यूज़ उनके पोर्टल के भी थे पॉल्यूशन बोर्ड के, जिसमें अधिकारियों का कोई उसमें रोल नहीं था, उसमें बस नहीं था उनका। इसमें अब हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें मुख्यतः 2 बातों पे अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज का, कि एक तो अगर आप CTP सावेर इंडस्ट्रियल एरिया में, रोड में जो इंडस्ट्रियल एरिया में CTP 4 mld का बना है नगर निगम का, अगर उसमें ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और उसकी BOD COD टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, उसमें ऑयल कंटेंट, ग्रीस वगैरह रहता है, उसका कितना होना चाहिए, pH वैल्यू, इसकी लिमिट्स हैं। जैसे COD आपकी 300 के अंदर रहनी चाहिए, आपकी BOD 30 के अंदर रहनी चाहिए, TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 1000 के अंदर रहनी चाहिए, pH आपका 6.5 से 9 के बीच में रहना चाहिए, और ऑयल एंड ग्रीस भी 10 मिलीग्राम पर कुछ यूनिट है उसके अंदर रहना चाहिए। इसके अगर परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो आप CTP में भेज सकते हैं, जो ये लोग या लाइन में जोड़ते हैं, लाइन ही डली है तो टैंकर से भेजते हैं। CTP से जो फाइनली ट्रीटमेंट होकर निकलता है वो BOD 10 के अंदर रहेगा, COD भी आपका 30 के अंदर रहेगा। तो वो फिर वो पैरामीटर्स आते हैं जिसमें कि वाटर बॉडी में सीधे ही पानी छोड़ा जा सकता है। तो ये चीज़ के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है इंडस्ट्रीज में सभी में। तो उनसे चर्चा हुई है, अभी हम लोग एक मीटिंग भी करने वाले हैं, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन और सब जितने लोग जिनके यहाँ पर ये पॉल्यूशन वाला वाटर रहता है उनको एक पूरा हम लोग उनको अवेयरनेस भी करेंगे। उसमें पॉल्यूशन बोर्ड के सभी अधिकारी रहेंगे। पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष और इंडस्ट्री समक्ष जो हम लोग गाइड करेंगे इनको, वही पैरामीटर पॉल्यूशन बोर्ड के सभी अधिकारी पालन करेंगे। एक थोड़ा ये भी इनको इंडस्ट्रीज़ को दर्द था कि सब पॉल्यूशन बोर्ड में अधिकारी, हर अधिकारी अलग मापदंड बतलाता है कि आपको ये करना है, उसको लेके कन्फ्यूज़न था। पर कहीं ना कहीं इसमें मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज़ को भी, ठीक है, उनकी जो समस्या है उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का रहना भी बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, कई हज़ारों लोगों की घर के चूल्हे इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की वजह से चल रहे हैं, इकनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो उनका रहना, उनका चलना, उनको फैसिलिटेट करना भी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ को। पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक लोग हैं उनको शहर हित में और बच्चों के भविष्य को देखते हुए कि वो अपना भविष्य संवारने के लिए बच्चों की भी ये जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें अगर ऐसा एफ्लुएंट निकल रहा है जो जहरीला है तो उसको वो ट्रीटमेंट करने के बाद ही भेजें। और उसमें जो भी उनको बारीकियाँ समझनी है, कंसल्टेंट्स हैं इस फील्ड में बहुत सारे, ETP प्लांट्स के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब लोगों को आइडिया है कितना क्या पैरामीटर्स रहने चाहिए, तो वो उनको करना चाहिए उसमें। तो इसके लिए अभी बैठक भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें फिर से इन सबसे समझाएंगे हम लोग और ये अपेक्षा रखेंगे कि ये लोग करें। पर ये ज़रूर है कि किसी भी ऐसी फैक्ट्री को जिसका गंदा पानी वाटर बॉडी में जा रहा है उसको हम लोग चलने तो नहीं देंगे अब जो है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं। शिप्रा की ये पानी जाके शिप्रा नदी में मिलता है और शिप्रा की नदी मिलने से वहाँ पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं अलग अलग समय में, उनको तकलीफ़ होती है, आचमन वगैरह सब करते हैं, वो लोग डाइल्यूशन नहीं हो पाता है। इसको लेके संत महात्माओं ने वहाँ प्रदर्शन भी किया था, अभी भूख हड़ताल में बैठे थे, धरना प्रदर्शन में बैठे थे
फिर वो संत महात्मा यहाँ भी आए थे देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना को भी आयात कर रही है, न केवल अपने ग्राउंड वाटर को, वाटर बॉडी को पॉल्यूट करके भविष्य खराब हो रहा है अपने बच्चों का, बल्कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि राज्य शासन भी इसमें बहुत सख्त है कि इस तरह की किसी भी इंडस्ट्री को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे जिससे कि पॉल्यूशन का थोड़ा ही वाटर निकले। शहर के अंदर बहुत इंडस्ट्रीज़ है, मैं आज आपके इस मीडिया के माध्यम से उनको भी सचेत करना चाहूँगा। उनकी सूची भी है हम लोगों के पास में, अभी कार्रवाई करना शुरू नहीं की है हम लोगों ने। शहर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपना गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो उनको ट्रीटमेंट करके बाहर निकालना चाहिए, उन लोगों ने सीधे नगर निगम की सीवेज लाइन में जोड़ रखा है। वही बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है वो। तो वो आइडेंटिफाइड है हम लोगों की। पहले हम लोग अभी नरवर नाले या भोरासरा नाले या कुमेड़ी तरफ कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। इसके बाद शहर की भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो अभी समय है सबके पास में, ईटीपी प्लांट का ऑर्डर करके और आप उसके पैरामीटर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए और उसको उस तरह से सभी लोग पालन कर लेंगे तो असुविधा उन्हीं को नहीं होगी। इसमें बहुत बड़ी बात है, उद्योगपति हो जाएं सावधान, क्योंकि यदि वो वायु प्रदूषण करेंगे, जल प्रदूषण को बढ़ावा देंगे तो आने वाले दिनों में जिला प्रशासन के अनुशासन का डंडा यानी कि कार्रवाई का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी लगता है कि पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी उद्योगपति को नहीं करना चाहिए और तमाम नियमों को जो है मद्देनज़र रखते हुए अपनी औद्योगिक इकाई को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक सवाल मेरे जहन में था, पिछले दिनों कहा गया जब पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने की जानकारियां आई, फिर कमिश्नर सिस्टम लागू भी हुआ, कहा गया कि जो जिलाधीश होंगे अब उनके अधिकारों में कटौती हो जाएगी, जिले के जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो उसका बोझ जो है पुलिस कमिश्नर साहब के कंधों पर ज़्यादा होगा बनिस्बत डीएम साहब के। तो क्या सर ऐसा तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं? सरकार ने मसौदा भी तय कर दिया, सिस्टम भी लागू हो गया। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस कर पा रहे हैं? पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद कितना ईज़ और कितना कंफर्ट आपके लिए भी बढ़ा है? व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानते हैं सर? देखिए, बहुत पहले से चल रही थी ये कि पुलिस कमिश्नर पुलिस एक्ट बढ़ाने लाई जाएगी और अल्टीमेटली ये सब जो चल रहा था ये इसलिए चल रहा था कि जनता को त्वरित रिलीफ मिले। और डेफिनेटली शासन का ऐसा कोई भी निर्णय है, आज अगर इंदौर बड़ा हो गया है और अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है या कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, तो अगर अभी 2 एसपी के भाग में बटा हुआ था और अब उसको 4 एसपी भाग में बांट दिया है, तो डेफिनेटली अगर एक एसपी के पास पहले जितने थाना हुआ करते थे उसके आधे थाने रहेंगे तो मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर होगी। पर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो स्टाफ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, कि थानों का पुलिस बल भी बढ़ाया जाए इसमें, क्योंकि थानों का पुलिस बल बढ़ाने से ही जब उनकी गश्त होगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में उनकी ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे जनता को और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो भी ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि जनता को रिलीफ मिले, आज के लिए हम लोग भी वही कर रहे थे, जनता के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस भी जनता के लिए काम कर रही है। और मेरे ख्याल से इंदौर में पुलिस में और प्रशासन में और सभी विभागों में एक बहुत अच्छा समन्वय है। यहाँ पर सभी विभाग जितने भी हैं इंदौर में, सबके जो HODs हैं उनके बीच में समन्वय बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से समन्वय जब अच्छा रहता है, पहले भी हम लोग वही करते थे जो पुलिस बोलती थी। अगर हमारे DIG साहब उसमें कपूरिया साहब थे या उसके पहले हरिनारायणचारी सर थे, तो हम लोग भी जो क्राइम के पार्ट पे अगर अधिकार हम लोग के पास भी थे, तो हम लोग भी पुलिस की ओपिनियन लेते थे उसमें और पुलिस की ओपिनियन लेके ही करते थे। और अब पुलिस खुद करेगी उसको जो है, तो इसमें कोई पावर से बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। और चलता है इशू हमेशा इसको ये भी कोई वो बात नहीं है कि रेवेन्यू वर्सेस पुलिस वाली कोई बात नहीं रहती है, ये सब चलता है कि सब पावर कम हो जाएंगे। पर मेरा मानना ये है कि वैसे ही इतने अधिकार हैं, इतने एक्ट हैं कि अगर आज भी हम लोग सभी एक्ट जिनको ध्यान नहीं दे पाते थे, अगर उन एक्ट में और उन धाराओं में ध्यान दें हम लोग, जो स्टिल आज मजिस्ट्रेट्स के पास में है, तो उस सब फील्ड में भी, जैसे फॉर एग्जांपल बेदखली अधिनियम में वृद्धों को एक न्याय दिलाने का मामला है, यही अपने आप में एक बड़ा अधिकार है जो SDMs पास में है और इससे आप जनता की रियल सेवा कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अन्य अधिनियमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें कि अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे। SDMs तो जरूर 107-16 में, चूँकि केसेस उनके यहाँ कम आएंगे, अब ये वो रजिस्टर 107-16 SDMs खुद करेंगे, स्वी मोटो वही केसेस चलेंगे उनके यहाँ। थाने से जो इस्तेगासे बन के आते थे वो अब DCP के यहाँ जाएंगे, तो उससे SDMs थोड़ा वर्कलोड उस मामले में, क्राइम के मामले में कम होगा उनका। पर उनको SDMs को कहीं ना कहीं रेवेन्यू मैटर से भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर वहाँ से कुछ समय बच रहा है उनका, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा रेवेन्यू मैटर से मिलेगा, क्योंकि इंदौर में राजस्व के काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी त्रुटि करोड़ों अरबों का फ़ायदा नुकसान दे जाती है सामने वाले को, तो इसलिए यहाँ राजस्व के मामलों में बहुत सतर्कता रखनी जरूरी है। और क्राइम जितना समय जा रहा था,
और डाइवर्ट होकर रेवेन्यू में जाएगा तो मेरे ख्याल से उसमें रिलीफ डेफिनेटली लोगों को मिलेगी। कहा जा सकता है सर कि आप और पुलिस कमिश्नर सर अब एक और एक 11 होकर के जो है इंदौर जनता। पहले भी हम लोग 1 और 1 11 थे, हम लोग पहले भी 1 और 1 11 थे, आज भी 1 और 1 11 रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर जो तरह तरह के कयास, जो तरह तरह की बातें, चर्चाएं, सोशल मीडिया पर जो तरह की गॉसिप्स चल रही थी, उन तमाम गॉसिप्स का एक बड़ा जवाब जो है इंदौर जिले के प्रशासनिक मुखिया डीएम श्री मनीष सिंह सर ने दिया है। सर, इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर बहुत समय से इंतजार हो रहा है और मुझे लगता है जो इंदौर के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणविद हैं और जो इंदौर की चिंता करते हैं, जिन्होंने देवी अहिल्या की नगरी का एक सफ़र देखा है, इस विकसित मिनी मुंबई की शक्लें लेते महानगर इंदौर का, आप क्या मानते हैं सर, मास्टर प्लान तैयार है और क्या आपने प्रारूप पर पूरी सारे पैमानों पर जो है चर्चाएं कर ली और जल्द ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर के इस पर एक अंतिम मुहर लगने वाली है? मास्टर प्लान के तैयार करने के पहले जो एज ए स्टडी होती है कि अभी वर्तमान डेवलपमेंट क्या है, उसका वेरिफिकेशन, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, उसका नोटिफिकेशन में होकर के आपत्तियाँ आमंत्रित करनी थी वो भी हो चुका है, और जो स्टेक होल्डर्स मीटिंग होती है लगभग 90% बैठकें हो चुकी हैं। स्टेक होल्डर्स मीटिंग में कलेक्टर का रोल रहता है और 1-2 स्टेक होल्डर्स बची हैं, बाकी वही पूरी हो जाएंगी। इसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा और ड्राफ्ट बन के डायरेक्टर टीएनसीपी के पास जाएगा, तो उनके अप्रूवल के बाद फिर उस पर आपत्तियाँ बुलाई जाएंगी। उन आपत्तियों पे सुनवाई फिर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति रहती है, वो करती है, और उसके वो जब उसमें जो जनप्रतिनिधिगण भी रहते हैं, वो जो समिति निर्णय लेती है वो फाइनली फिर जाती है भोपाल, और भोपाल में फाइनल एक मास्टर प्लान का फिर जो प्रारूप रहता है उसका फाइनल प्रकाशन होता है। अभी मेरे ख्याल से जो टारगेट अभी है जनवरी एंड या फरवरी तक में, मतलब जनवरी एंड और फरवरी के अंत के बीच में प्रारूप तैयार हो जाना चाहिए इंदौर का, और प्रारूप तैयार होकर के फिर वो उस पर जो आगे इनके टीएनसीपी विभाग में डायरेक्टर वगैरह एनालिसिस करते हैं, जो देखते हैं वो देखेंगे और प्रारूप प्रकाशन होगा। मुझे लगता है कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रायोरिटी इसको ले रखा है, तो ये फरवरी तक में तो जाकर के अंत तक इसका प्रारूप प्रकाशन होना चाहिए। चलिए, बड़ी बात है। नया मास्टर प्लान कैसा होगा इसका स्वरूप जो है हमें बहुत जल्दी पता चलेगा, लेकिन ये भी तय है कि इस मास्टर प्लान के मुताबिक ही अब इंदौर के नए विकास की नई उड़ान भी जो है तय हो पाएगी। सर, एक व्यक्तिगत सवाल मेरे जहन में था, हम देखते हैं रात दिन 24 घंटे आप सक्रिय रहते हैं, जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं, कभी प्रशासनिक संकुल में, कभी रेसिडेंसी में, कभी क्राइसिस कमेटी की बैठक में, कभी अस्पताल संचालकों के साथ, कभी मेडिकल एसोसिएशन के साथ, कभी बैंक के जो तमाम पदाधिकारी अधिकारी उनके साथ। 24 घंटे सतर्क रहना, अलर्ट रहना, प्रशासनिक मुखिया होने का दायित्व निभाना, व्यक्तिगत समय कब निकल पाता है? और आपकी जो हॉबी है, क्योंकि जब हम इतनी चुनौतियों से लड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने लिए भी वक्त देना होता है और अपने जो शौक़ होते हैं, अपनी जो हॉबी होती है, चाहे हम किसी खेल से जुड़े हों तो उसे पूरा करना होता है। किस स्पोर्ट्स को आप पसंद करते हैं और अपनी हॉबीज़ के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? देखिए, नौकरी में जब से आए हैं हमेशा ऐसे चार्जेस रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं एक शासकीय जिम्मेदारियों पे ज़्यादा वक्त देना पड़ा है, और हॉबी ऐसे नहीं बोल सकते हैं, पर ये ज़रूर है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ के और रेजिडेंसी क्लब जाते हैं, और वहाँ पर लॉन टेनिस हम लोग ग्रुप बना हुआ है पहले का, तो वो लॉन टेनिस का हम लोग का 6 बजे से गेम प्रारंभ होता है वहाँ पर, तो लगभग 1 घंटा हम लोग वहाँ खेलते हैं, और बाकी तो ठीक है, उसके बाद घर आकर के फिर वही अपनी दिनचर्या शुरू हो जाती है। फिर तो केवल लॉन टेनिस ही जो है आपको एक एनर्जी देता है, एक बूस्टअप देता है, हर दिन की जो सुबह है सुहानी बना देता है? सुबह कुछ ना कुछ तो करना चाहिए सभी को, जितने भी लोग हैं। मैं तो अपने ऑफिस के सब स्टाफ को ही बोलता हूँ कि कुछ न, भले अगर कोई खेल नहीं रहा है, जैसे अगर हम ही लोग खेलने कभी नहीं गए तो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, या जब कोविड था, क्लब्स बंद पड़े हुए थे, तब कभी साइकिलिंग कर लेते थे, कभी वॉकिंग कर लेते थे उस समय। तो कुछ न कुछ तो करना चाहिए व्यक्ति को, और सभी के लिए ज़रूरी है कुछ एक्सरसाइज करना, जनरल हेल्थ के लिए ज़रूरी रहता है, उससे दिन में काम करने की शक्ति भी, एनर्जी बनी रहती है उसमें। चलिए, तो आज आपने जान लिया कि इंदौर कलेक्टर सर की जो फिटनेस है उसका राज क्या है, और लॉन टेनिस खेलने के लिए वो वक्त निकाल लेते हैं, और शायद यही उनकी जो हर सुबह है वो सुहानी होती है और तमाम चुनौतियों को वो पार करके अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। सर, इंदौर से आपका बहुत गहरा नाता रहा है। जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, आपने इंदौर में एडीएम पद पर भी जो है जिम्मेदारी संभाली, फिर आप नगर निगम के निगमायुक्त बने, कमिश्नर रहे, और अब प्रशासनिक कप्तान हैं। किस तरह से आपने इंदौर को जिया है सर? क्योंकि इंदौर की जो तासीर है, एक तो नंबर 1 बनने की जो आदत है, आपने निगमायुक्त होते हुए इंदौर को ऐसे सोपानों पर, ऐसी उड़ानों पर, ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाकर बिठा दिया कि अब इंदौर वालों की तासीर में नंबर 1 की आदत शुमार हो गई है। कैसे आपने इंदौर से ये गहरा नाता, ये कनेक्टिविटी, और आपको कितना एक ईज़, एक कंफर्ट मिलता है जब आप इंदौर की जनता की सेवा के लिए दिन रात लग जाते हैं? हमने देखा कोविड के दौरान जब लॉकडाउन में जनता अपने घरों में बंद थी, आप सड़क पर थे, मैदान में थे, ग्राउंड पर थे, स्वास्थ्य विभाग के साथ थे, डॉक्टर्स के पास थे। तो ये कितना ईज़ आपको लगता है इंदौर से जो कनेक्टिविटी आपकी बन गई है सालों पुरानी? देखिए, इंदौर एक बड़ा शहर है, और
इंदौर एक सेंसिटिव भी बहुत है, मैं मानता हूँ बहुत संवेदनशील भी है, सेंसिटिव भी है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपको अगर ज्योग्राफी का आइडिया है, अगर आपको लोगों का आइडिया है, अगर 1 to 1 अप्रोच होता है लोगों का, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो अगर आप बातचीत ना कर लो। कुछ केसेस में हो सकता है कि ऐसा नहीं हो जहाँ पर कि माफिया टाइप की गतिविधियाँ रहती हैं, या जहाँ माफिया टाइप के लोग रहते हैं जिनको कि वहाँ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व रहता होगा, तो वहाँ छोड़ करके बाकी तो अगर प्रशासन को सहयोग चाहिए, कोई कोविड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन को चाहिए सहयोग चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए, तो आप कोई भी कार्य हो उसमें कोई मना नहीं करते लोग यहाँ पर। और उनसे अगर संवाद बना रहे, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे, ऐसे जितने अच्छे लोग हैं जिनसे संवाद बना हुआ है, हेल्दी रिलेशन, ये उनको या उनके किसी जान पहचान में किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा हो, किसी का कुछ समस्या आ रही हो, उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी समस्या ना दें उनको। तो अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप लोगों से बनी हुई है, जनता से बनी हुई है, और यहाँ के प्रमुख लोगों को आप जानते हैं जो सामाजिक वर्ग में काम कर रहे हैं, या जो अच्छे उसमें आते हैं जिनको समाज की परवाह रहती है या समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि इंदौर में ऐसे बहुत लोग हैं जो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जितना प्रतिशत इंदौर में होगा उतना किसी भी शहर में नहीं होगा, कि जो लोग सामाजिक सेवा को अपना धर्म मानते हैं। तो ये बड़ी संख्या है ये। तो अगर ये सब लोगों से संवाद अगर आपका हो रहा है, संपर्क बना हुआ है, और वो आपके कहने पे समाज की मदद कर रहे हैं, आप उनको चिंता करके उनका ध्यान रख रहे हैं आप जो है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक हेल्दी रिलेशनशिप बनती है प्रशासन और आम जनता के बीच में। और जो नीडी लोग, यहाँ की जनता जो है, जितने भी जागरूक नागरिक हैं, यहाँ पर जो लोअर मिडिल क्लास है उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर आपने देखा होगा कि कहीं भी हम लोगों से गलतियाँ भी हुई हैं तो जनता ने फिर वो जो संवेदनशील लोग हैं उन्होंने बख्शा नहीं सोशल मीडिया में। तो हम लोग ये भी चिंता रहती है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कहीं पर भी जिसमें कि यहाँ की जो एक गरीब वर्ग है या जो एक लोअर मिडिल क्लास वाला वर्ग है उसको कोई तकलीफ़ हो कुछ। तो मैं तो कई चीज़ें मैंने सीखी हैं यहाँ पर, अभी भी सीख रहा हूँ मैं, जो यहाँ के समाज की जो एक्सपेक्टेशन रहती है ऑफिसर्स के प्रति, और समाज हर अधिकारी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है। ये मेरे ख्याल से ये भी मैंने यहाँ समझा है कि यहाँ की जो जनता है बहुत, मैंने बोला सेंसिटिव बहुत है, तो उस सेंसिटिविटी के साथ साथ बहुत कीन ऑब्जर्वेशन भी रहता है उसका अधिकारियों के लिए कि किस अधिकारी की क्या सोच है, कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है। ये सब चीज़ों पे भी अधिकारियों को समझ में नहीं आता होगा, पर मैं अपने सभी सबॉर्डिनेट को समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप जनता की मदद कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में जनता के साथ काम कर रहे हैं तो पूरा शहर आपके साथ खड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत कटे, पर हाँ ये शहर सेंसिटिव बहुत है, बहुत सतर्कता से काम करने की आवश्यकता रहती है शहर में, और अच्छे काम में अप्रिशिएशन भी बहुत अप्रिशिएट करता है शहरी है, पर अगर आपसे गलती हुई तो माफ़ भी नहीं करता है शहरी। दोनों चीज़ें मैंने देखी हैं शहर में। बहुत बड़ी बात है। इंदौर का जो अपनापन है, इंदौर की जो जिंदा दिली है, यही मुझे लगता है कि किसी भी प्रशासनिक अफसर को जाबाज अफसर बनाने तक का सफ़र भी तय कराती है, और वो प्रशासनिक दक्षता के साथ कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, ये सीख और ये पाठ भी जो है इंदौर ही सिखलाता है। सर एक सवाल और मेरे जहन में था कि हमने देखा आपकी केमिस्ट्री सर हर किसी से बहुत अच्छी मैच हो जाती है। अगर हम जनप्रतिनिधियों के बीच देखें तो आपका सामंजस्य और तालमेल बहुत खूबसूरत होता है। कोई कठोर फैसला भी लेना होता है कोविड काल में तब भी आप ले पाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो एक बैलेंस, एक संतुलन का जो है समन्वय का वातावरण प्रशासन के साथ दिखता है। ताई, भाई साहब, सबके साथ तालमेल, ऐसा कौन सा जादू है सर आपके पास, ये केमिस्ट्री कैसे मैच कर लेते हैं? देखिए मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ना हर वर्ग की अगर जनप्रतिनिधिगण हैं तो उनकी शक्ति को भी अल्टीमेटली आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप समाज हित में काम कर रहे हैं, समाज के लिए महत्वपूर्ण है कोई काम, तो जनप्रतिनिधि भी वो काम करना चाहेगा। ऐसी मीडिया है, जैसे मीडिया की शक्ति भी बहुत रहती है। अगर मीडिया भी कन्विंस है कि जो आप काम कर रहे हो जनता के लिए ठीक है, मीडिया बेसिकली जनता के भावनाओं का प्रतिबिंब है। वो जो जनता में चलेगा मीडिया उसको रिफ्लेक्ट करती है हमेशा, और जनता की भावनाओं के साथ ही चलती। कोई भी मीडिया ऐसी नहीं होगी जो जनता की भावनाओं के अगेंस्ट में वो कोई चीज़ छापे, वो जनता की भावनाओं के अनुसार ही रहता है। तो मीडिया की शक्ति को भी कई बार ऐसा होता है कि अपन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत कुछ काम करते हैं जो तत्कालिक तौर पे जनता को समझ में नहीं आता है, पर अगर मीडिया के समझदार लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म जनता के लिए महत्वपूर्ण है, और जनप्रतिनिधिगण भी समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जनता के लिए महत्वपूर्ण ही है, और वो लोग सब एक हो जाते हैं अगर, तो फिर वो ताकत से आप बड़े काम शहर में कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म में जनता के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर शहर में
बेसिक परिवर्तन करना है या शहर में कई चीज़ें चेंज करनी है, अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल जल प्रदूषण को ही रोकना है, इनिशियली थोड़ा फैक्ट्रीज़ को तकलीफ होती है कि आपको लाखों रुपए का प्लांट लगाना है, आपको सतर्क रहना है, इसमें कई जगह दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, पर एंड ऑफ द डे तो वही लोग गौरवान्वित फील करेंगे जब ये शहर में पाया जाएगा कि ये शहर ऐसा है जहाँ पर कि एक भी इंडस्ट्री गंदा पानी यहाँ के वाटर बॉडीज़ में नहीं छोड़ रही है। तो ये शहर का गर्व बढ़ाएगा, ये गौरव बढ़ाएगा, और तब वो वही इंडस्ट्रीज़ खुद को गौरवान्वित फील करेंगे। तो इसमें अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में जनप्रतिनिधिगण अगर अपने साथ हो, ऐसी एक्टिविटीज़ में मीडिया साथ हो, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी चीज़ें काम होता है, क्योंकि सब मिल के फिर कन्विंस करते हैं ऐसे लोगों को। तो इसलिए अगर आपका काम ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म में सिटी को फ़ायदा दे रहा है, समाज को फ़ायदा दे रहा है, नागरिकों को फ़ायदा दे रहा है, तो फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं और मीडिया भी बहुत अच्छी है, दोनों फिर सब मिल के काम होता है। अकेले कोई अधिकारी, हाँ, कोई भी अधिकारी अकेले कुछ काम नहीं, कोई भी अकेले कुछ काम नहीं कर सकता है, हमेशा टीम वर्क से होता है, कलेक्टिवली होता है। तो ये सब ताकतें हैं जिनको कि जो प्रशासन को सहयोग करती हैं, तो आसान हो जाता है काम सबका। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत राज की बात यहाँ पर सर ने बताई है। और मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जब टीम एफर्ट्स होते हैं तो तालमेल और संतुलन अपने आप बन जाता है, और जब अफसर खुद ही सूझबूझ के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं तो जनप्रतिनिधि भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और शायद इंदौर में के साथ भी यही खूबसूरत केमिस्ट्री जो है दिखाई दे रही है। सर, बहुत सारा समय लिया सर, जाते जाते हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ओमिक्रॉन की जो तीसरी लहर है ये ना आए, और हालांकि राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर की जो बड़ी परिकल्पना आपने पहले संजोई थी वो फिर एक बार बन करके तैयार है। यदि केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका अच्छे से इलाज हो पाए, उन्हें उपचार मिल पाए, इसकी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कर रखी है। आप क्या मानते हैं सर, क्या हम लोग तीसरी लहर की ओर तो हैं, लेकिन अभी भी कहीं सावधानियाँ हमें बरतने की ज़रूरत है, कहीं चूक हो रही है? और इंदौर के वो नागरिक जो मुझे लगता है कि इंदौर के डीएम मनीष सिंह जी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो इनकार भी नहीं करेंगे, तो आप उनसे क्या अपील करेंगे कि हम इससे भी बच जाएं और फिर वो पुराना एक काला सीन हम ना देख पाएं? सर, देखिए, अभी जो केसेस आ रहे हैं इसमें जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, चाहे जीनोम सीक्वेंसिंग से हो रहा है, चाहे एक लेबोरेटरीज़ में एस-जेन स्क्रीनिंग एक किट्स आती हैं जिसमें कि ओमिक्रॉन के बारे में डिटेक्शन होता है। ऑफ कोर्स 100% एक्यूरेसी नहीं है उसमें, पर जितने भी 80% भी एक्यूरेसी है तो एक ट्रेंड समझ में आता है। तो अभी लगभग 40 से 50% ओमिक्रॉन केसेस होंगे अभी, और 50 से 60% पुराने डेल्टा के केसेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेल्टा के केसेस घातक हो सकते हैं। डेल्टा केसेस जो पहले देखे गए थे घातक थे। ओमिक्रॉन के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि डाइल्यूट है, पर होता क्या है कि जब आपकी संक्रामक क्षमता 7-8 गुना ज़्यादा बढ़ी है, भले आपके हॉस्पिटलाइजेशन परसेंटेज बहुत डाउन हो रहा है ओमिक्रॉन में, पर संक्रामक क्षमता ज़्यादा है, तो फिर ऐसे केसेस में जब हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ना शुरू होता है, संख्या बढ़ती है फिर हॉस्पिटल एडमिशन्स की, तो उसमें जब प्रेशर पड़ता है और तो पैनिक होती है उसमें, और उसमें फिर अल्टीमेटली डैमेजेस होते हैं कि जेन्युइन लोगों को कई बार बिस्तर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि अस्पतालों की क्षमता सीमित है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, एक तो ये गलत जो भ्रांति हो रही है कि ओमिक्रॉन बड़ा हल्का है और हल्के फुल्का सिम्टम्स से ख़त्म हो जाता है और लोगों में इस वजह से भय नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है ये, और लोगों को भय रहना चाहिए। क्योंकि न केवल ओमिक्रॉन भी संक्रामक संख्या बहुत तेज़ होने से उसमें भी ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड रहेगा उसकी संख्या ही बढ़ेगी, जब बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोग, बड़ी संख्या आबादी अगर उसमें संक्रमित होगी। दूसरा ये भी है कि डेल्टा भी मौजूद है, अभी डेल्टा वायरस भी मौजूद है, तो डेल्टा वायरस अभी तो 50% ज़्यादा केसेस डेल्टा वायरस की हैं, तो डेल्टा भी तकलीफ़ दे सकता है लोगों को। ये ज़रूर बोलेंगे कि वैक्सीन की 2 डोजेज़ की वजह से चीज़ें डाइल्यूटेड हैं, बहुत उससे रिलीफ है लोगों को, किंतु फिर भी अगर किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं या अन्य बीमारी चली आ रही लोगों को, ऐसे लोगों को बहुत सतर्कता रखनी ज़रूरी है। मास्क पहनना सभी को बहुत ज़रूरी है। आज अगर कोई एक हेल्दी व्यक्ति भी अगर मास्क नहीं पहन रहा है और उसके घर में किसी को ऐसा व्यक्ति है जो कोमॉर्बिड है, उससे उसको इन्फेक्शन लगने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए सभी को मास्क का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अभी बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए इस समय। ऑफकोर्स अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि हम कोई आयोजन प्रतिबंध करेंगे, तो मेरे ख्याल से हर जगह हम लोगों को इंटरवीन भी नहीं करना चाहिए। शासन की सोच भी अभी ये होगी कि जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बिना कोई एक्टिविटी बंद किए, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं इकनॉमी से जुड़ी हुई है। अगर बड़े आयोजन भी बंद किए जाते हैं या मिडिल साइज़ के आयोजन बंद किए जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इकनॉमी में कुछ लोगों को प्रभावित करते हैं। पर लोगों को स्वेच्छा से ही बेहतर ये होगा कि सब चीज़ें बंद हों। उससे बेहतर है कि लोग खुद ही अपने आयोजनों की संख्या कम करें। शादी ब्याह हो रहे हैं, उसमें मेरा ये सजेशन है लोगों को, अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, पर सजेशन है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी ये 10 तारीख तक मुझे लगता है काफ़ी केसेस बढ़ जाएंगे अभी,
तो ऐसे में अगर आप इनवाइट कर रहे हैं अभी, थोड़ा कम कर दें उसको, परिवार में शादी कर लें उसको, बड़े आयोजन जो हो रहे हैं वहाँ संख्या कम कर लें। और अगर संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो समय भी लोग कम हो जाएंगे, अपने आप ही लोग आएंगे नहीं, फिर उसके बाद जो भी आयोजन हो भी रहे हैं उसमें लोग आएंगे नहीं। तो सतर्कता रखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। प्रशासन तैयार है सर? कोविड केयर सेंटर की आपने जो रूपरेखा रखी थी वो पूरी बन करके तैयार? कोविड केयर सेंटर्स हमारे लगभग सब तैयार हो गए हैं। 2500 कैपेसिटी है अलग अलग, अगर देखा जाए तो। हमारा जो कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर है उसमें आज हमारी सब बेसिक व्यवस्थाएं हो गई हैं। उसमें 1-2 दिन में वो भी हम लोग चालू कर देंगे। वहाँ से जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स को हम लोग रख रहे हैं इस समय, उनको हम लोग डेली मॉनिटरिंग करेंगे उनकी, और वहाँ टेली मेडिसिन की सुविधा भी रहेगी। और वहाँ कंट्रोल रूम पे एक नंबर भी रहेगा जिसमें कि लोग हॉस्पिटल्स कहाँ कोविड पेशेंट भर्ती हो रहे हैं वो भी जानकारी मिलेगी। जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है जहाँ फ्री इलाज होगा कोविड का, ऐसे 49 हॉस्पिटल्स को फिर से पंजीयन करने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल दिल्ली भेज दिया है। वो भी मैंने कहा 1-2 दिन में आ जाएगा, तो वहाँ भी उपचार हम लोगों का फ्री में शुरू हो जाएगा कोविड का। तो वो तैयारी भी हम लोगों ने कर रखी है। दवाइयों की जितनी स्टॉक है जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड था, जो किया था, वो दवाइयों का सब स्टॉक आ गया है हम लोगों का। कुछ मीटिंग्स हम लोगों को जो प्राइवेट, आज हम लोगों ने IMA के साथ और पेडियाट्रिक एसोसिएशन के साथ में, नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ बैठक की थी। सांसद जी थे, हम थे, डॉक्टर निशांत खरे थे उसमें, और उसमें भी हम लोगों को दवाइयों की सूची दी डॉक्टर्स ने। उनके भी हम लोग होलसेल डीलर स्टॉकिस्ट को बुला के बात करेंगे कि दवाइयाँ कम ना पड़े। वो जो प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी जो दिया है, जो ट्रीटमेंट में भी यूज़ में आ रही है कोविड के, तो ये जो प्रिकॉशन जितने भी रखने हैं वो रख लिए हैं। मेडिकल साइड में तो हम लोग की तैयारियाँ काफ़ी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 72 मेट्रिक टन के प्लांट्स हमारे ऑलमोस्ट सभी लग चुके हैं। 2-3 अस्पताल ही बचे थे, उनके भी प्रोसेस में हैं उनके। अस्पतालों ने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं। अस्पतालों के स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई है, जैसे बच्चों को अगर किस प्रकार से ट्रीट करना है, गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से ट्रीट करना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखा है, और डायलिसिस पेशेंट का ध्यान रखा है विशेष, कि जो पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं या पॉजिटिव डायलिसिस पेशेंट्स होंगे उनका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, या कोई पॉजिटिव अन्य बीमारियों के कोई लोग आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट के पिछली बार इशूज़ आए थे, उनके लिए भी चिंता की जा रही है कि उनका भी कैसे इलाज होगा। इसको हम लोग नोटिफाई भी करेंगे आदेश निकाल के पूरा। तो मेडिकल साइड में पूरे तैयारियाँ हम लोग की लगभग हो चुकी हैं। प्रिवेंटिव साइड में हम लोग की कार्रवाइयों के साथ साथ जो स्पॉट फाइन वगैरह हो रहे हैं, मास्क लगाना, उसके साथ जनता को थोड़ा सतर्कता रखना जरूरी है। मास्क लगाना, भीड़ भाड़ क्षेत्रों में ना जाना, मार्केट अनावश्यक ना जाएं लोग घूमने के लिए इस समय। तो अभी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लोगों को रखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वेव तो आ रही है, 3rd वेव, और मेरे ख्याल से ये वायरस ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता है। आएगा सभी के पास ही, किसी को इन्फेक्शन फील होगा, किसी को नहीं फील होगा। कोई बिना टेस्ट कराए और बिना उसको पता चलाए उसके थ्रू होकर निकल जाएगा। किसी को सिम्टम्स रहेंगे वो टेस्ट कराएगा, और टेस्ट सभी को कराना चाहिए। टेस्ट से भय नहीं होना चाहिए। अगर किसी को घर में सिम्टम्स आए किसी एक व्यक्ति को, तो उसमें सभी घर वालों को प्रिकॉशनरी टेस्ट करा लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जहाँ जागरूकता है वहीं आने वाले कल का भविष्य का सुनहरा हमारा आयाम भी है, और शायद यही वजह है कि इंदौर एक ऐसा जागरूक शहर है जो कि सदैव से हर मामले में अग्रणी है। तो क्यों ना इस बार हम जागरूकता दिखाएं और कोविड से डरे नहीं, घबराएं नहीं, टेस्ट कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। सर, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में आपके दिल की बात इंदौर के दिल तक कैसे पहुंचाएंगे आप? बहुत संक्षिप्त में आपका संदेश। देखिए, अभी तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जान है तो जहान है, और इसमें हमको जो 3rd वेव आ रही है इसमें प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क का उपयोग सभी लोग करें, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, और थोड़ा एक सेल्फ डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है कि किसी भी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है और उससे किसी कोमोर्बिड पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो सीधे सीधे उसकी जान को खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि 50% आज भी डेल्टा का ही वायरस पाया जा रहा है। ओमिक्रॉन 50% ही आया होगा अभी। तो प्रिकॉशन रखें। आज का संदेश तो मुख्यतः ये रहना चाहिए कि हम सब सुरक्षित रहें, पूरा शहर सुरक्षित रहे, हर नागरिक यहाँ का सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारा समय दिया और इंदौर की जनता से आपने अपने दिल की बातों को जो है साझा किया। उम्मीद करते हैं कि सर के दिल की बातों को सुनकर, समझकर, देखकर आप भी आने वाले कल का एक बड़ा फैसला ले पाएंगे, और इंदौर जिला प्रशासन कैसे 24 घंटे 7 दिन केवल और केवल इंदौर जिले की जनता की सेवा के लिए काम करता है, कैसे तमाम अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और आने वाले दिनों में किस तरह से एक नए आयाम को, नए विकास की उड़ान को जो है भरने के लिए इंदौर तैयार है, ये भी हमारे साथ सर ने पूरा प्लान साझा किया। उम्मीद है MP न्यूज़ के दर्शकों को ये खास वार्तालाप पसंद आएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।